नशरियात लेकर मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आसिफ रशीद। नाजरीन, आज की नशरियात में भी लगातार कुछ अहम तरीन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। बात कोविड-19 की भी करेंगे, बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी करेंगे, बात दिफाई सौदों की भी करेंगे, बात मुल्क के अंदर और रियासत के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल के बीच हिज़्ब इख्तिलाफ का क्या कुछ कहना है, इस पर भी आज गुफ्तगू जरूर करेंगे। और साथ साथ आपको उस बड़ी खबर से भी रूबरू करवाएंगे जो कल रात देर गए सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज ने ब्रेक की थी, जहां पर श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर हुआ था। लेकिन इन सभी चीजों के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और साथ रहने के लिए जहां आप टेलीविजन चैनल को इस वक्त देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपने हमारे सोशल मीडिया पेज को भी इस्तेमाल में लाना होगा। यानी आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमारे साथ, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर आप अपनी आरा, अपनी बात जरूर रखिएगा और आपके अपने इलाके के हालात हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा तस्वीरों के साथ। और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते से जो तस्वीरें आप हम तक भेजेंगे अपने इलाकों की, उन्हें इस प्रोग्राम में हम शामिल प्रोग्राम करेंगे और आपकी आवाज और आपकी बात भी अरबाब इख्तिदार तक बराह रास्त उसी अंदाज से पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे मौसर आवाज माना जाए। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम का करते हैं आगाज और प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले जरा श्रीनगर का हाल आपको बताते चले, क्योंकि श्रीनगर में कल रात देर गए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की थी। मलबाग श्रीनगर का इलाका, डाउनटाउन सौरा के इलाके के बाद यह इलाका आता है, मलबाग का एरिया है। वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को इत्तला मौसूल हुई थी कि एक घर के अंदर 2 या 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मलबाग के आसपास के इलाके का मुहासरा किया गया। रात 10 बजे की कहानी थी जब यह खबर सामने आई कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और उसके फौरन बाद घर घर तलाशी वहां पर शुरू की गई। और तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंट, जब सिक्योरिटी एजेंसीज की टीम वहां तक पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो मिलिटेंटों ने घर से सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में बाद में यह एनकाउंटर में तब्दील हुआ यह पूरा मामला। और जब यह एनकाउंटर में तब्दील हुआ तो उसके फौरन बाद इलाके को मजीद दायरा जो है वो सख्त कर दिया गया और निस्फ शब तक यह मामला जो है गोलियों की गनगर जो है वो सौरा और आसपास के इलाकों के अंदर साफ सुनाई दे रही थी। और सुबह सुबह जब इतला मौसूल हुई कि इस एनकाउंटर के दौरान जहां सीआरपीएफ के कुछ जवान जख्मी हुए थे, जख्मियों में से एक जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, वहीं पर एक मिलिटेंट भी इस झड़प के दौरान मारा गया है। पुलिस तर्जुमान ने यहां कल ही इस पूरे वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा था कि इनपुट आने के बाद मलबाग के इस रिहायशी इलाके के अंदर सिक्योरिटी को सख्त करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। ताहम तलाशी के दौरान ही वहां पर एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद अब की जो ताज़ा तरीन खबर हमारे पास इस वक्त है वो ये है कि एक मिलिटेंट इसमें मारा गया है और उस एक मिलिटेंट के बारे में भी इतलात मौसूल ये हो रही है कि उनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर शोपियां से है, अगरचे भी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना बाकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एनकाउंटर जो रात को हुआ था वो लगभग इख्तिताम हो गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने सुबह भी इस वसी इलाके का तलाशी कार्रवाई जारी रखी थी। और तलाशी कार्रवाई के बाद अब थोड़ी देर पहले इतला मौसूल हो रही है कि यहां पर यह एनकाउंटर जो है वो खत्म हो गया, तलाशी कार्रवाई खत्म हो गई है। और अभी तक का ताज़ा तरीन जो इतलात है उसके लिए सीधे हम इस वक्त चलेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हिलाल हांजुरी हब्बक नसीमबाग। श्रीनगर में मुसल्लह झड़प, मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच शदीद गोलाबारी हुई है, जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट और एक सीआरपीएफ के एहलकार के अज़जान होने की इतला मौसूल हो रही है। हिलाल, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ अब ताज़ा तरीन खबर वहां पर आपके पास है। जी बिल्कुल गौर, जैसा कि पूरी डिटेल आपने इस एनकाउंटर के हवाले से बता ही दी है, लेकिन 2 कैजुअलिटीज इसमें हुई है, एक मिलिटेंट और एक सीआरपीएफ एहलकार, और एक सीआरपीएफ एहलकार इसमें जख्मी भी हुआ है। लेकिन जब ताज़ा तरीन की बात करते हैं, अभी एनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है और सर्च ऑपरेशन भी खत्म हो चुका है। अब उस जाए स्पॉट पर, जाए वाक़ा पर जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, वहां पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि रात के दौरान ही इस इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है फोर्सेस की जानब से और उसके साथ साथ जो है ऑपरेशन भी खत्म हो चुका था, क्योंकि यहाँ पहले बताया जा रहा था कि यहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद होंगे, लेकिन जब एनकाउंटर खत्म हुआ तो फिर यहाँ एक ही
लाश जो है एक मिलिटेंट की पाई गई, तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही मिलिटेंट था। तो पुलिस जराये से, पुलिस अफसरान से जब भी हमने कोशिश की कि जानने की कि क्या यहाँ पर 2 से 3 मिलिटेंट थे या कि एक ही था, ताहम उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा मिलिटेंट होते तो फिर यह सर्च ऑपरेशन बहुत देर तक जो है चलाया जाता। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक ही मिलिटेंट यहाँ पर था और अभी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल काबू में है, लेकिन पूरे इलाके के लोग जो है उस जायज स्पॉट पे जा रही हैं जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था, उसके बाहर ही जो है एक मिलिटेंट की लाश जो है उसे वहां पर पाया गया है। ये भी बताइएगा, चूंकि ये जो कॉलोनी है वैसे करनी कॉलोनी के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर ये मिलिटेंट मारा गया। अब इसमें भी 2 तरह के बयान आ रहे हैं। एक बयान ये आ रहा है कि वहां पर नाका लगाया था सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने और इत्तला थी कि मिलिटेंटों की मौजूदगी इस इलाके के अंदर है और इस दौरान मिलिटेंट वहां से गुजरे, जिसके बाद तबादला हुआ गोलियों का। यह भी एक इत्तला है कि ऑलरेडी सर्च चल रहा था जिस दौरान फायरिंग हुई। 2 में से किसकी तस्दीक पुलिस कर रहा है इस वक्त? देखिए, कुछ पुलिस जरा के साथ हमारी भी बात हुई है, उनका मानना है कि पहले से ही पुलिस को इत्तला थी, यहाँ तक कि 3:30-4 बजे से ही यहाँ पर पूरे इलाके में फौज या सीआरपीएफ और पुलिस की गश्त जो है वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि फोर्सेस को इत्तला थी कि यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, जिसके फौरन बाद इलाके में पहरा बिठा दिया गया। पूरे इलाके को सर्विलांस में रखा गया था और बिलाखिर शाम का वक्त या रात का वक्त हो चुका था कि जब मिलिटेंट्स ने भी लगा कि वो यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने भी एक अटेम्प्ट किया फोर्सेस पर, जिसके नतीजे में फोर्सेस की एक कैजुअलिटी हुई है और एक जो सीआरपीएफ एहलकार है वो जख्मी हुआ है। लेकिन जब फायरिंग हुई है तो उसके बाद ही सीआरपीएफ भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि ये मिलिटेंट कहां पर है और उन्हें अकॉर्डिंगली उसी इलाके को, उसी पर्टिकुलर स्पॉट को फिर रिकॉर्ड में लिया और अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू किया, जिसके 10 मिनट बाद ही जो ये मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो अभी क्या इस अदम शिनाख्तशुदा मिलिटेंट की शिनाख्त हो पाई है? देखिए, पुलिस से हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो अभी सोशल मीडिया पे गश्त कर रहा है कि शोपियां इलाके का जो सज्जाद नामी नौजवान के नाम से बताया जा रहा है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या इसकी कोई तस्दीक है? ताहम एसएसपी रैंक के जो ऑफिसर हैं उन्होंने इसकी अभी तस्दीक नहीं की है, ताहम उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी इंतजार ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं वो मलबाग श्रीनगर का इलाका है और वैसे करनी नामी कॉलोनी के अंदर कल रात देर गए ये मुसल्लह झड़प शुरू हुई थी। उसके बाद सुबह तक ये ऑपरेशन जारी रहा और थोड़ी देर पहले इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान और एक अदम शिनाख्तशुदा मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक हो रही है। ताहम ये ऑपरेशन खत्म हुआ और जो एहलकार इसमें जख्मी हुए थे, सीआरपीएफ 115 बटालियन के जो एहलकार जख्मी हुए थे, उनमें हेड कांस्टेबल कुलदीप जो शदीद जख्मी हुआ था, उन्हें बादामी बाग अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर इस वक्त उनकी हालात जो है वो बेहतर बताई जाती है फौजी जराया के मुताबिक। लेकिन बड़ी खबर ये कि जो ये एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिस ने भी बाद में तस्दीक की कि जनाब ये एनकाउंटर हुआ था मलबाग का इलाका जो सोरा के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे रवां 2 महीनों के दौरान ये तीसरा एनकाउंटर श्रीनगर के अंदर है। और जहां पुलिस जराया की खबर को हम देखें तो पुलिस का मानना कि ये एनकाउंटर जो हुआ है इसके पीछे दरअसल इंटेलिजेंस इनपुट का एक बहुत बड़ा हाथ है और ये वही इंटेलिजेंस है जो हम जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर में देख रहे थे कि सिक्योरिटी एजेंसियां एक के बाद एक बड़े कामयाब ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसी तरीके से अब श्रीनगर के अंदर भी इंटेलिजेंस इदारों को खुफिया इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां उसी तरीके का ऑपरेशन भी चलाती है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह कि ऑपरेशन क्लोज हो गया है, खत्म हो गया है। हब्बक नसीम बाग का इलाका है जहां पर सरकारी तर्जुमान के मुताबिक रात देर गए एनकाउंटर शुरू हुआ था। अब यह एनकाउंटर खत्म हो गया है, सर्च खत्म हो गई है और इस दौरान एक मिलिटेंट और एक सीआरपीएफ का जवान अज़जान हुआ है। बड़ी खबर जो कल रात से लगातार गश्त कर रही थी। ताहम एक अच्छी खबर इसमें यह भी है कि इस एनकाउंटर के बाद जो लगातार हम देखते थे कि सोशल मीडिया पर गाज गिरती थी, यानी इंटरनेट लगातार बंद होता था। परसों सोपोर के इंसिडेंट में भी इंटरनेट बंद नहीं हुआ और आज दूसरा इंसिडेंट
इंसिडेंट ये था जब रात को एनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह भी ये इंटरनेट जो है वो फैसिलिटियां चलती रही और वहां पर मवासलाती निजाम दरहम बरहम नहीं हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं वो जनाब हब्बक नसीम बाग का इलाका, जहां पर रात देर के फायरिंग हुई थी। फायरिंग के तबादले में एक अदम शनाख्तशुदा मिलिटेंट मारा गया है, जिसकी शनाख्त अभी सरकारी तौर पर नहीं हुई है। जराया जो खबर रसा इदारे और जराया जो बता रहे हैं इनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है, ताहम हतमी इतला यानी हतमी तस्दीक जब तक पुलिस की तरफ से ना हो तब तक इसको सही नहीं माना जा सकता। तो बड़ी खबर जो श्रीनगर से थी हमने आपके सामने रख दी। अब जरा बढ़ते हैं आगे, क्योंकि एक और एनकाउंटर भी हुआ है और यह एनकाउंटर सरहद के उस पार हुआ। तफसीलात बताएंगे आसिफ आपको। आसिफ, बिल्कुल, सरहदी इलाकों में भी कशीदगी मुसलसल बरकरार है। जहां भारत पाकिस्तान या भारत और चीन की सरहदों की बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर भी तनाव बरकरार है और पिछले 7 से 8 घंटों के दौरान उस वक्त सबसे ज्यादा कशीदगी पाक अफगान सरहद पर उस वक्त देखी गई जब यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया है और अफगानिस्तान फोर्सेज की जानिब से, जिनमें एयर फोर्सेज और इसके साथ साथ कुछ दीगर फोर्सेज का भी यहां पर सहारा लेकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर देर रात 11 बजे से 1 बजे तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर अफगान फोर्सेज की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान के हिस्से में खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में इस वक्त बमबारी की गई है। 2 से 3 घंटों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान दुर्बाबा और नेजान डिस्ट्रिक्ट का यह हिस्सा है जहां पर स्पिनजरा और दुर्बाबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद का वो इलाका जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि यहां पर पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगान इन दोनों के दरमियान काफी वक्त से लड़ाई जारी रही है और इस बीच हमने दूसरी तरफ यह भी देखा कि हक्कानी नेटवर्क भी इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा सरगर्म है। और अब पिछले दिनों पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट भी शाया की गई। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस इलाके के अंदर लश्कर तैयबा भी अपने एस्टैब्लिशमेंट मजबूत बनाने की कोशिश में मसरूफ है और इसी के बाद यह बड़ी डेवलपमेंट देखी गई कि सरहदी इलाकों के अंदर अफगानिस्तान फोर्सेज की तरफ से कार्रवाई की गई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और दूसरे तरीके से अगर कहा जाए कि अफगान फोर्सेज की तरफ से पाकिस्तान हिस्से में दाखिल होकर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 2 तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो कि एलईटी कमांडर अबू बकर खैबर एजेंसी से इसका ताल्लुक और इसका एक और साथी जो कि आला कमांडर है लश्कर तैयबा का, वो भी इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर इसके साथ यह भी मिल रही है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान अफगान है उनकी तरफ से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है क्योंकि उन्हें भी इस हमले में नुकसान उठाना पड़ा है और 3 से 4 लोग, जिनमें एक आला कमांडर अफगान तालिबान का बताया जा रहा है, जिसकी इस हमले के अंदर मौत हुई है। दुर्बाबा का इलाका नेजनान डिस्ट्रिक्ट नंगरहार जो लगातार इसलिए सुर्खियों में रहा है क्योंकि दोनों अफवाज आर पार होती है, तिजारत इस इलाके से काफी ज्यादा दोनों अफवाज की, दोनों ममालिक के दरमियान होती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर। इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि यह ऑपरेशन भी रात 11 बजे शुरू हुआ और 1 बजे तक चला है। सरकारी तर्जुमान की जो अफगान के हैं उनकी तरफ से इतलात फराहम की गई और उसमें यह कहा गया कि इस पूरे एनकाउंटर के दौरान, इस पूरी मुसल्लह ऑपरेशन के दौरान लश्कर काडर जो है वो मारे गए हैं, लश्कर के बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए हैं, जिनमें लश्कर तैयबा के टॉप मोस्ट एलईटी कमांडर जो है अबू बकर, जिनका ताल्लुक खैबर से, जो आपने खुद भी बताया, उनकी भी मौत जो है वो हुई है। तो दूसरी बड़ी बात जो है वो अफगान पाक सरहद से हम आपको बता रहे थे, जहां पर तनाव बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ा हुआ और तनाव के बीच लश्कर तैयबा के आला तरीन कमांडर के हिलाकत की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। यह तो सरहद के उस पार की बात थी, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक खौफनाक कार बम धमाका हुआ था और उस खौफनाक कार बम धमाके के अंदर जनूबी कश्मीर के अंदर बाद में सिक्योरिटी एजेंसीज को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था और उसके फौरन बाद इस पूरे वाकये की तहकीकात जो है थी वो कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई थी और एनआईए ने लगातार पिछले 2 साल के दौरान उस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम किया है और 1 दर्जन के करीब लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई हैं, जिनके ऊपर संगीन इल्जामात भी आयद कर दिए गए हैं। इधर इस केस के अंदर मजीद पेशरफ्त करते हुए कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उन गिरफ्तारियों में एक और नाम जो है वो जुड़ा है और माना जा रहा है कि मोहम्मद उमर फारूक, इसकी गिरफ्तारी जो है वो
हुई है और इसके बारे में भी एनआईए का मानना है कि वो पुलवामा अटैक जिसमें 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान जान हुए थे, इसकी भी बराह रास्त मुलविस जो है, इसका मुलविस होना भी इसमें तय है। और यही वजह है कि जब इन्वेस्टिगेशन पार्ट के दौरान आगे बढ़ा गया तो उसमें पता लगा कि एक और लड़का भी है और उसकी गिरफ्तारी जो है वो एनआईए ने की और इसका ताल्लुक बड़गाम जिले से बताया जाता है और साद शरीफ बेरल के साथ इसका ताल्लुक है। और ये कहा जा रहा है इन पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि ये जनाब किसी न किसी तरीके से मिलिटेंट मूवमेंट को फैसिलिटेट करते थे। इन पर यह इल्ज़ाम है कि ये फैसिलिटेट करते थे मोहम्मद इकबाल रथर, इसका पूरा नाम बताया गया है मोहम्मद इकबाल रथर, 25 साल इसकी उम्र बताई गई है और फैसिलिटेशन ये कर रहा था, यानी ये किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट करता था मिलिटेंट मूवमेंट को। और इन्होंने मूवमेंट जो थी मोहम्मद उमर फारूक जो की कॉन्स्पिरेटर है इस केस में, उनके साथ इनके राब्ते थे और एनआईए ने जब तहकीकात की तो इसकी गिरफ्तारी जो है वो की है और माना जा रहा है कि अब इसे एनआईए अदालत जम्मू के अंदर पेश किया जाएगा। तो ये एक और बड़ी खबर जो जनूबी कश्मीर के उस वाक़े के साथ ही जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ था जिसमें 40 से ज़्यादा जवान मारे गए थे और उसमें मजीद कार्रवाई करते हुए एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद इकबाल राथर, इसका ताल्लुक जिला बड़गाम से और एनआईए के मुताबिक ये वो आदमी था जिसने फैसिलिटेट किया था मिलिटेंट मूवमेंट को और मोहम्मद उमर फारूक जो की कॉन्स्पिरेटर था इस केस में, उसके और इनके राब्ते थे। ये एनआईए की तरफ से बयान जो है वो जारी कर दिया गया। तो फटाफट से जरा वापस आते हैं एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर एक बार फिर जम्मू कश्मीर से ही है जहां पर सड़क हादसात का सिलसिला लगातार जारी है और सड़क हादसात का सिलसिला इतना ज्यादा वसी हो रहा है कि ड्रग्स के बाद सबसे बड़ा खतरा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो सड़क हादसात बन रहे हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, रियासी जिले में देर शाम सड़क हादसा हुआ है 8 से 8:30 के बीच में और बारातियों से भरी एक मिनी बस सड़क हादसे का शिकार हुई जो कि ठगरकोट के मकाम पर गढ़ी नारलू का एरिया है जहां पर यह बस वापस जब बाराती जा रहे थे तो उस वक्त हादसे का शिकार हुई। और अब तक जो देर शाम हमने आपको खबर बताई थी जब 3 लोगों की मौत हुई थी उसमें अभी तक मुख्तलिफ सोर्सेज से जो खबर मिल रही है 5 लोगों की मौत हुई है। थोड़ी देर में हम अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे और साथ ही साथ ऑफिशियल्स क्या कुछ कहते हैं इस हादसे के मुतालिक वो भी बताएंगे। लेकिन फौरी तौर पर इस हादसे के बाद यहाँ राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। 4 एम्बुलेंसेज इसी वक्त मौके पर भेजी गई गुरु नानक के मुकाम पर, जिसके बाद यहाँ इन तमाम लोगों को 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए हैं। 5 की मौत की खबर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र शर्मा रियासी से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही है? 5 लोगों की मौत की क्या पुष्टि हो गई है आधिकारिक तौर पर? आसिफ, आपको बताते चलें देर रात को रियासी के नरलू इलाके में एक हादसा हुआ था जी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और 22 के करीब यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताते चलें कि एक बारात पोनी से गाड़ी इलाके में गई हुई थी और बारात वापस लौट रही थी, तभी एक मोड़ पे जो कि जमाते अली के नाम से प्रसिद्ध है वहां पर ये मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसा होने की खबर स्थानीय लोगों को जब पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर रात को बचाव कार्य शुरू कर दिया जी। हादसे के तुरंत बाद पुलिस भी मौके पर वहां पहुंचती है और सहायता से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अरनास हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया जी। इसमें से 16 लोगों को रियासी जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ पर एक यात्री की मौत हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या कुछ कहते हैं इस हादसे के बाद देर शाम जब वो अस्पताल पहुंचे थे, और इसके साथ साथ मकामी सरपंच की तरफ से क्या कुछ कहना जरा वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि 5 की मौत की खबर आ रही है जिनमें 10 लोग जो जख्मी हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी लाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई गई और कुछ लोग अब जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिए गए हैं। मैरिज पार्टी थी, किसी गाड़ी वाड़ी में जा रहे थे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो। उसमें इमीडिएटली हमने यहाँ से गाड़ियों का बंदोबस्त किया। 4 एम्बुलेंसेज इमीडिएटली पहुँची हैं, 2 गाड़ियों को और एम्बुलेंस वहाँ से बंदोबस्त हुआ, तो तकरीबन 5 to 6 व्हीकल्स वहाँ पर एम्बुलेंसेज अरेंज हो गई थी। आज यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो कोनी से एक बारात आई थी, तो जब बारात जहाँ पे बारात गई और वापस जब वहाँ से वो मैडोर आ रही थी तो उसका एक एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ जिसमें 5 लोग 5 लोग थे। मैं केवल सिंह अपनी पार्टी से और जहाँ का सरपंच में मैं हूँ, मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जी। चलिए, एक्सीडेंट के बाद अब जरा बात फटाफट से करते हैं
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जहां पर अभी तक की बड़ी खबर जो आ रही है, जो आसिफ आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि सीडीएस वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या करेंगे सीडीएस वहां पर, वो आपको आसिफ बताएंगे। लेकिन जब हम लद्दाख चीन सरहद की बात करते हैं तो उसमें सरहदी तनाव के बीच अपने सिस्टम को और मजबूत कैसे किया जाए, यानी दिफाई निजाम को और मजबूत कैसे किया जाए, पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर इस तरीके की सरगर्मियां चल रही थी। और वजीर दिफा के रूस दौरे के फौरन बाद इस बात की अटकल लगाई जा रही थी कि मजीद साजो सामान को खरीदने के लिए राह को हमवार कर दिया जाएगा। और कल रात देर के एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि मजीद असला खरीदा जाएगा और यह असला वक्त की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल चाइना के साथ बनी हुई है और टू वॉर फ्रंट पर इस वक्त मुल्क लड़ रहा है, यानी एक तरफ से चाइना एक तरफ से पाकिस्तान, उसमें दिफाई साजो सामान का मजीद होना और दिफा के लिए जो चीजें जरूरत है उनको खरीदना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और यही वजह है कि कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की सदारत में जो आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है उसमें यह फैसला हुआ कि तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के असला खरीदे जाएंगे और उन असला में एयरक्राफ्ट होंगे, मिग 29 होंगे, 12 सुखोई होंगे, 30 MKI मिसाइल होंगे और उसके साथ साथ कुछ और जदीद असला जो है वो खरीदा जाएगा। और कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC का आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें इस पूरे मामले को मंजूरी दे दी गई और ये मंजूरी बाद में वजीर आजम के सामने भी रखी गई, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको मंजूरी देते हुए कहा कि ये जो सारी चीजें खरीदी जाएंगी इसमें दो बड़ी अहम पहलू भी होंगे। कुछ चीजें खरीदी जाएंगी और कुछ चीजें टेक्निकल ट्रांसफर होंगी और जब वो टेक्निकल ट्रांसफर यहां पर होंगी तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है वो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है, वो इन सभी मामलात को फिर आज खुद मुल्क के अंदर भी बनाएगी। इसका एहतमाम वजीर आजम के कहने पर किया गया है। इस तरीके की इतलात जो है वो वजीर दिफा की तरफ से जो है वो फराहम कर दी गई है। और बड़ी बात ये कि अब DMP जो है जो यहां पर बनेगा उसमें सबसे बड़ी बात एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। मिसाइल सिस्टम और दीगर चीजें जो है एयर टू मिसाइल सिस्टम जो है वो नस्ब करने की बातें जो है वो कही जा रही है। और पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वजारत खारजा, वजारत दाखिला और वजारत दिफा के अंदर दिन में 2-2, 3-3 बार मीटिंग्स हो रही हैं और रिव्यू किया जा रहा है कि सिचुएशन क्या कुछ आलमी सतह पर बन रही है, मुल्की सतह पर बन रही है और बॉर्डर्स पर क्या कुछ हो रहा है। तो इस बीच बड़ी खबर जो आई है वो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो कल दे दी गई है और प्रोक्योरमेंट डैक ने प्रोक्योरमेंट के लिए जो है राह हमवार कर दिया और इसके बाद माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर असला जो है वो भारत लाया जा रहा है। इस बीच खबर यह भी थी कि आज राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे, लेकिन बाद में दिफाई तर्जुमान के मुताबिक वजीर दिफा का दौरा जो है वो फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है और ये दौरा जो है वो रवा हफ्ते नहीं बल्कि अगले हफ्ते किसी भी वक्त मुतवक्को है। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थोड़ी देर में लेह के अंदर लैंड करेंगे। तफसीलात आसिफ बताएंगे। बिल्कुल, आज उन्होंने इससे पहले जो आपने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर का दौरा था लद्दाख का, पहली बार ऐसा होना था जब 5 मई के बाद कशीदगी देखी गई थी इस खित्ते के अंदर, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का पहला दौरा था। लेकिन उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है सिलसिले में, उन्होंने अपना दौरा मंसूख किया। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आज लद्दाख जा रहे हैं, लेह अस्पताल भी जाएंगे जहां पर वो जख्मी जवानों से मिलेंगे जिनका इलाज वहां पर चल रहा है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि 14 कॉर्प्स के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। और इस सिलसिले में एक और खबर यह भी कि 7 तारीख को दोबारा भारत और चीन की फौजी सतह की मुसलसल चौथी बार मीटिंग हो सकती है LAC पर कशीदगी को कम करने के लिए। इन तमाम मामलात पर और साथ ही साथ जो डिफेंस डील हुई है, 33 जदीद तरीन जंगी तैयारे खरीदने को मंजूरी दे दी गई है मरकजी सरकार की तरफ से। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिफाई तज्जिया निगार दिनेश नैन साहब हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरीके से इस डील को देखते हैं और उस समय जब सरहदों पर तनाव है, जब चीन के साथ बातचीत की भी कोशिश थी और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन की तरफ से सरहद के उस पार हथियार और बड़ी तादाद में हथियार पहुंचाए गए, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी डील। पहले डील के मुतालिक जरा बताइएगा और उसके बाद LAC पर भी बात करेंगे। देखिए, रक्षा मंत्री का विकसित पेड़ में जाना सिर्फ एक बहाना था जी,
बेसिकली तो जो हरकत और जो डेवलपमेंट चीन के साथ में अप्रैल के महीने के बाद मई से लेकर के शुरू हुई, और खासकर 15 जून के अंदर जो फिंगर 4 के ऊपर अपना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर जो दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और उनके दुगने से ज्यादा मारे गए, उसके बाद से लेके अब तक जैसा कि आपको खबर है 3 मीटिंग हो चुकी है और चौथी मीटिंग 7 तारीख की है। लेकिन चीन जो है हमारे को धोखा दे जा रहा है। हम इस पर भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो मीटिंग की टेबल पे कुछ बोलता है और बाहर कुछ होता है। अब लिहाजा हमारे को अपनी तैयारी करनी है। उधर से पाकिस्तान को भी जो चीन का अभी आज की तारीख में गुलाम बना हुआ है, टट्टू बना हुआ है, और जो कि पूरा अब चीन के पैसों के ऊपर निर्भर है, भूखमरी में मरा हुआ है देश है, उसके इमरान खान और बाजवा ने हमारे लद्दाख के अपोजिट में 2 डिवीजन जो है तैनात कर दिए हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि भी दोनों तरफ से हिंदुस्तान को जो है प्रेशराइज करके और जो है कमजोर करने की कोशिश करना लड़ाई के अंदर। में जरूरी है कि जंगी तैयारी जितने भी हमारे को हम ले सकते हैं, उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी कवायद शुरू कर दी थी जी। और वो रशिया गए थे, जिसके अंतर्गत 21 के करीब मिग 29 जो कि मार्क 1 जो आगे मॉडिफिकेशन के हैं वो, और आपके सुकोई 30 जहाज, उसके लिए अब उनके साथ में डील हुई है, वो हमें मिल रहा है। दूसरा S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जो कि रशिया से हम लोग खरीद रहे थे, वो हम लोगों ने उसके लिए देखा जाए तो रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है। 70% के करीब हमारा जितना भी जंगी तैयार है, सामान है, जो सामान है, सब रूस से आता है, स्पेयर्स रूस से आते हैं, टाइम टेस्टेड दोस्त है। तो हमारे बोले बगैर ही रूस ने कह दिया कि वो S-400 जो है वो जल्दी से जल्दी अगले 1 महीने 2 महीने में भारत को देने जा रहा है जी। ये दर्शाता है कि रूस जो है उसने जहां जब बात चीन और इंडिया की आई है, उस टाइम अपना झुकाव इंडिया की तरफ किया है, क्योंकि अगर वो चीन की तरफ झुकाव में होता तो ये सब जहाज वगैरह है, जंगी जहाज है या फाइटर प्लेन वगैरह है, देता नहीं हम। लेकिन दिनेश साहब, इन सब के बीच में एक तरफ डिफेंस डील होना, आपको ये नहीं लगता क्या इसके बावजूद भी चीन जो है वो तनाव को और बढ़ाएगा या अपनी जिम्मेदारी समझेगा, LAC से पीछे हट सकता है, डिसएंगेज हो सकते हैं, वहां से चीजें पहले के मुकाबले नॉर्मल हो सकती हैं, या फिर एक तरफ डिफेंस डील और दूसरी तरफ शायद और भी तनाव बढ़े? मुझे नहीं लगता कि चीन अभी इस टाइम पर जो है वो पीछे हटने की किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई या कोई ऐसी ईमानदारी वाली भावना रखता है जी। तो सिर्फ हमारे को टाइम गेन कर रहा है, वक्त जो है वो खरीद रहा है हमसे बातचीत की टेबल पे बिठा के मीठी मीठी बातें कर रहा है। वही हिंदी चीनी भाई भाई बीच में एक छुरा घोपने वाली बात जो उसने अभी 1962 के बाद 15 जून को जो है वो फिंगर 4 पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए उनके साथ किया था। यही बात अभी जहाँ तक इसकी तैयारी की बात है, देखिए इसने दमचुक से लेकर के और जितना आपका पेंगांगसू लेक है, हॉट स्प्रिंग एरिया है, या फिर आप कह लीजिए फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक के बीच का जो एरिया है, इस सब के अंदर 2 डिवीजन बढ़ा दी है। 12,000 सैनिक चीन के जो है सिंगजियांग के अंदर तैनात या तैयार कर दिए गए हैं, जो 48 घंटे के अंदर लद्दाख पहुंच सकते हैं। ऐसे में भारत ने भी जहां अपनी उतनी नफसी या उतनी संख्या सैनिकों की साजो सामान की जो लद्दाख में और बाकी बॉर्डर पे लगाई है, साथ ही साथ हम लोगों ने अपने पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पैरा कमांडोज जो हैं, जहां जहां पे भी तनाव है क्षेत्र के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। ये वही है जो सर्जिकल स्ट्राइक वाले थे। बहुत शुक्रिया दिनेश साहब ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बात भारत और चीन के हवाले से हो रही, जहां पर एक तरफ आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आज लद्दाख का दौरा है, मशरकी लद्दाख के अंदर खबर ये भी आ रही है कि फॉरवर्ड पोस्ट पर जो पोस्ट ये पूरा जो मामला हुआ उसके बाद की सूरत हाल रही है उसका भी जायजा लेंगे। पहले की सूरत हाल क्या थी उन सब पर जानकारी ली जाएगी आज लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से और उन कमांडर से जो फॉरवर्ड पोस्ट पर भारत की नुमाइंदगी भी करते हैं, मीटिंग्स का हिस्सा भी रहे हैं, उसके साथ साथ इस वक्त अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके अलावा जहां तक डील की बात हो रही है तो हुकूमत की जानिब से जो रूस से 33 जो जदीद तरीन जंगी तैयारी खरीदने को मंजूरी दी गई है, इनमें 21 मिग 19 लड़ाका हवाई जहाज और 12 सुखोई फायर तैयारे भी होंगे। और इस बीच माना जा रहा है कि भारतीय डील की मालियत तकरीबन $2.5 बिलियन बनती है और इतना ही नहीं, $2.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी इसी पूरे सिस्टम की कीमत मानी जाती है। वहीं
नए मिसाइल सिस्टम को भी अमेरिका और रूस के साथ जो अभी तक बातचीत चल रही थी उसमें पहली कोशिश ये हुई कि जहां पर जंगी तैयारी खरीदने की मंजूरी दी गई सरकार की तरफ से, एक बड़ी रकम जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी मरकजी सरकार की तरफ से खर्चने को मंजूरी दे दी गई है। चलिए, ये तो बात लद्दाख की थी और इसके साथ साथ और कुछ और मामला भी है, क्योंकि कल एक और बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है और उसका लबिलुबाब क्या है और ग्लोबल टाइम्स उस बयान को कैसे देख रहा है उस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अमरनाथ यात्रा के हवाले से अपडेट करेंगे। मरकजी वजारत दाखिला के अंदर रात देर गए जो मीटिंग जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे। और ख़बर यह भी आ रही है कि सरोज खान नहीं रही। तफसीलात के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे, लेकिन एक छोटे से